हमने कौन कौन से कर लिए यहाँ तक? गंगा का मैदान हो गया, तराई हो गया, भाबर हो गया, शिवालिक पे चल रहे हैं। आज कोशिश करेंगे शिवालिक और दूनद्वार घाटी तक हो जाए हमारा। गंगा का मैदान, तराई का मैदान, पाताल तोड़ कुएं इंपॉर्टेंट फीचर है। तराई के मैदान कौन कौन से जिले में है? भाबर क्षेत्र चट्टानीय क्षेत्र है, पारदर्शी सतह है, भूमिगत नदियां हो जाती हैं, पथरीली जगह होती हैं। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रामगंगा, टनकपुर ये क्षेत्र। शिवालिक की स्थिति हमने कर लिए थे, इसके नाम कर लिए थे, प्रमुख क्षेत्र कर लिए थे, विशेषताएं कर ली थी, निर्माण कर लिया था, विभाजन कर लिया था, संसाधन कर लिए थे, और अब रह गया वनस्पति और जलवायु। ठीक है, तो लघु हिमालय के दक्षिण में, उत्तर हिमालय भाबर के उत्तर में, इसको बाह्य हिमालय या गिरिपथ भी कहते हैं। मुख्य रूप से 6-7 जिलों के अंदर, 7 जिलों में अवस्थित है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा है, पूर्व में कम है। इसका निर्माण जिस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है वलन पड़ने से, और जो निम्न मायोसीन पीरियड से, मायोसीन पीरियड से निम्न प्लिस्टोसीन पीरियड तक ये बना हुआ है। सबके मैंने क्रम लगा रखे हैं। शिवालिक की नदियों के हिसाब से भी शिवालिक कर सकते हो आप। तो गंगा से यमुना में कौन कौन सा क्षेत्र, ये सारे के सारे। फिर खनिज संसाधन में चूना पत्थर युक्त शैलों की बाहुलता है, ये मैंने कुछ माइंस के क्षेत्र भी बताया था। आगे और भी बहुत पढ़ने हैं आपने। अब आता है शिवालिक की वनस्पति, यहाँ से करना है ना। अब देखो, पहले आप यहाँ पर वनस्पति से पहले आप एक चीज देखो, जलवायु। वैसे क्योंकि वनस्पति ना जलवायु पर निर्भर होती है, तो आप इसको पहले जलवायु वाला थ्योरी लिखना। ठीक है, तो जलवायु में क्या क्या चीजें आती हैं? किसी भी क्षेत्र का तापमान कैसा है, ठीक है। 2-3 चीजें जलवायु में आती मुख्यतः, तापमान और वर्षा। तो तापमान क्या का क्या हिसाब किताब है, और वहां पर वर्षा की क्या स्थिति है। तो अगर मैं इसके औसत जलवायु की बात करूं, तो इसके जलवायु या इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण या आर्द्र क्षेत्र है ये। तो अब यहाँ पर एक उष्ण कटिबंधीय शब्द आता है जिसको अंग्रेजी में ट्रॉपिकल शब्द कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? अमूमन जब हम लोग भौतिक भूगोल पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं ये भूमध्य रेखा है, और सूरज की रोशनी दिन भर ज्यादातर भूमध्य रेखा के आसपास कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होती है। तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वाष्पीकरण भी काफी ज्यादा होता है। तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो यहाँ पर हो सकता है कि आर्द्रता भी ज्यादा है, तो नमी और गर्मी बहुत होती है। तो जहां गर्मी होगी, नमी होगी, जहां नमी ज्यादा होगी तो वहां वर्षा भी ज्यादा हो सकती है। तो जो क्षेत्र शिवालिक का या गर्मी है, ये मान करके चलो। उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्म है अमूमन, औसत। तो इसके लिए आप या तो उष्ण या आर्द्र शब्द भी यूज कर सकते हो, यानी कि गर्म एवं नमी वाला मौसम होता है यहाँ पर। अब गर्मी और नमी वाला मौसम है, तो यहां पर तापमान भी जाहिर सी बात है थोड़ा सा ज्यादा के ही क्षेत्र उसमें होगा, क्योंकि यहाँ भारत के अंदर किसी भी जगह पर ग्रीष्म काल ऋतुओं के परिवर्तन होने से तापमान के उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो जाहिर सी बात है ग्रीष्म काल का तापमान अलग होगा, शीतकाल का तापमान होगा। गर्मियों में यहाँ पर 29 से 33 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों के अंदर 4 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान चला जाता है। तो शीतकालीन जलवायु है, शीतकालीन जलवायु को हम उष्ण कटिबंधीय नहीं बोलेंगे, ये तो हम औसत जलवायु से एवरेज लगा करके चल रहे हैं, है ना। ठंडियों के टाइम पर तो शीतोष्ण हो जाएगा ना, बट फिर भी आपको ये याद रखना है। टेम्परेचर आपसे एग्जैक्टली बहुत कम पेपर में प्री में कम पूछता है एग्जैक्ट कि कितना टेम्परेचर, ये ऑब्वियसली बात है नहीं पूछेगा, लेकिन मेंस में आप इसको इस्तेमाल करोगे। अब दूसरी बात आती है, क्योंकि वर्षण है, और वर्षा निर्भर करती है आर्द्रता पे। आर्द्रता मतलब आप समझते हो क्या होता है? आर्द्रता का मतलब हो गया नमी। नमी का मतलब क्या होता है? पानी में क्या है, हवा में क्या है? जलवाष्प, यानी कि पानी। तो ये जलवाष्प होगा तो संघनन होगा, संघनन होगा तो वर्षा ज्यादा हो सकती है। तो शिवालिक का क्षेत्र उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है सर। ये तो आपको वैसे भी फैक्ट के तौर पर याद रखना है ना, ये तो आपके प्री में भी आएगा।
उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भौगोलिक रूप से कौन सा है, मतलब जिला नहीं पूछा जा रहा है, एक पर्टिकुलर जगह नहीं पूछा जा रहा है। पर्टिकुलर जगह को पूछने के तौर पर देहरादून है सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र, नरेंद्र नगर है दूसरा, पहले नरेंद्र नगर था, अब धीरे 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 करके देहरादून आ गया है नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जो औसत वर्षा होती है वो 200 से 250 सेंटीमीटर के उसमें होती है, 200 से 250 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। अब क्योंकि ये जो सर मिलीमीटर सेंटीमीटर से क्यों नापते हैं वर्षा को, ये जब आप भौतिक भूगोल पढ़ोगे ना तो वहां पर मैं आपको रेन गेज जो यंत्र होता है जिससे आपका वर्षा नापा जाता है, इसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर का जो इकाई है, यूनिट है, यही क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप ऐसे ही याद रखिएगा 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो 200 से ऊपर की बारिश एक अच्छी बारिश मानी जाती है। भारत में ऐसी वर्षा आपके पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर भारत में भी होती है। ग्रीष्म काल में वर्षा ज्यादा होती है, सर्दियों में बारिश कम होती है शिवालिक में, लेकिन गर्मियों के टाइम पर बारिश ज्यादा होती है। और वो भी कौन सी वाली बारिश, ग्रीष्मकालीन मॉनसूनी बारिश जो आजकल हो रही है। अभी ये ग्रीष्म काल में मॉनसूनी बारिश है, ठीक है। तो और शीतकाल में जो इस क्षेत्र में वर्षा होती है उसको मॉनसूनी वर्षा नहीं कहते, उसको पश्चिमी विक्षोभ वाली वर्षा कहते हैं। ठीक, अभी यहां मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो आगे पढ़ना है, हमने जलवायु, उत्तराखंड का जलवायु आगे पढ़ना है ना, तो उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि सर्दियों में कैसा जलवायु होता है, कहां से बारिश होती है, क्या चीज होती है, गर्मी का पूरा फिनोमिना होता है। ये लिख लिया। अब आ जाते हैं वनस्पति में। अब वनस्पति आपने लिंक किससे करना है, वर्षण से। तो जो हिमालय होता है, सॉरी ये शिवालिक है, देखो ऐसे मैंने जैसे ये शिवालिक का पहाड़ बनाया, तो एक तो शिवालिक की दक्षिणी ढाल है और एक उत्तरी ढाल है। उत्तरी का मतलब यहां से आगे कौन सा हिमालय पड़ जाएगा, फिर लघु हिमालय, बीच में दूनद्वार घाटियां होंगी और लघु हिमालय। तो जो लघु हिमालय की तरफ वाला ढाल है पीछे की तरफ, ये वाला, तो जाहिर सी बात है कि बारिश थोड़ा सा इन जगहों पर ज्यादा होती है। फिर यहां पर वनस्पति के प्रकार इन्होंने दो तरीके से कर दिए। एक इन्होंने बोला निचले हिमालय में, निचले जो शिवालिक के क्षेत्र में वनस्पति का क्या हालचाल है और ऊपर वाले वनस्पति का क्या हालचाल है। कुछ प्रजातियां नीचे ही होती हैं और कुछ प्रजातियां ऊपर होंगी, कुछ कॉमन भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना कि जो शिवालिक का क्षेत्र है अधिक वर्षा के कारण वनस्पति भी बहुत ज्यादा है और इस क्षेत्र में सॉफ्ट वुड वाली वनस्पति पाई जाती है। सॉफ्ट वुड का मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनके तने की जो लकड़ियां हैं वो बहुत कोमल होती है, आसानी से कट जाती है, आसानी से सूख भी जाती है। और ऐसी जो लकड़ी होती है इसका लकड़ी उद्योग में बहुत काम होता है, जैसे फर्नीचर बनाना है या ईंधन के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस क्षेत्र में कोमल लकड़ी वाली वनस्पति की बाहुलता है, ये याद रखिएगा। कोपल, आगे उत्तराखंड का वन भी पढ़ना है तो वहां पर भी पढ़ेंगे ये सब। निचले क्षेत्र में यहां पर अलग प्रकार की वनस्पति है और ऊपरी क्षेत्र में अलग प्रकार। तो कुछ मैंने प्रजातियां यहां पर लिखी। सबसे ज्यादा, मैं फिर बता रहा हूं, शिवालिक में सबसे ज्यादा जिन पेड़ों की बाहुलता है वो है साल का पेड़। कौन सा पेड़, साल का पेड़। ये तो अभी शुरुआत है, आगे मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि सारा यहां डाल दूंगा तो आगे वनस्पति भी तो पढ़नी है ना। बांस का पेड़ सबसे ज्यादा, ये दो पेड़ है सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको शिवालिक की वनस्पति याद रखनी है तो। कौन से दो पेड़, साल और बांस का पेड़। देहरादून में आपने देखे होंगे बड़े बड़े बंबू के पेड़, बांस का पेड़, शीशम का पेड़, सागौन का पेड़, आंवले का पेड़, सेमल का पेड़। ऊपरी क्षेत्र में थोड़ा बहुत चीड़ शुरू हो जाता है, हालांकि चीड़ थोड़ा ऊपर ऊपर, देवदार भी हो जाता है। बेत का पेड़, बेत का पेड़ देखा आप लोगों ने कभी? बेंत के सोफे नहीं देखे आपने? जो सोफे बेंत के बने होते हैं ये बैम्बू के, उसको केन, केन के सोफे भी बोलते हैं। केन तो अंग्रेजी में केन बोलते हैं, हिंदी में बेंत। तो बेंत कुछ नहीं होता है, जो बांस होता है ना बंबू, वो बड़ा रूप हो गया, उसका छोटा भाई हो गया बेत। जैसे हमारे पहाड़ों में रिंगाल होता है, बेत है वो एक्चुअल में। ठीक है, तो साल ऊपरी क्षेत्र में भी होता है, शीशम ऊपरी क्षेत्र में भी होता है। तो यहाँ पर ऊपरी क्षेत्र में थोड़ा सा यहाँ पर चीड़, देवदार और बेत के पेड़ आगे, बाकी साल शीशम निचले क्षेत्र में भी है। ऑलमोस्ट आपने सब कुछ देखे ही होंगे, हर किसी की फोटो मैंने लगाई नहीं है, मुख्य प्रमुख वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वनस्पति धीरे धीरे करके याद होती है, एकदम से नहीं याद होते, क्योंकि अभी ये आगे बहुत जगह पर एनालिसिस में आएगा तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये होगी शिवालिक क्षेत्र की वनस्पति। इसके बाद आते हैं
दून और द्वार घाटी। तो शुरू में मैंने जो मैप बनाया था उसमें अब आप देखो अगली भौगोलिक संरचना शिवालिक के बाद जैसे मैं उत्तर की तरफ जाऊंगा तो क्या आएगा, दून और द्वार घाटी। अब देखो यहां पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जैसे मैं ये पहाड़ बनाता हूं ना, ये तो पहाड़ का जो उठा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है, तो जो उठा हुआ क्षेत्र होता है इसको कहते हैं अभिनीति। क्या कहते हैं, अभिनीति। और अभिनीति वाला जो क्षेत्र होता है इससे चोटी बनती है, पीक। और जो इसका ये वाला जो क्षेत्र होता है ये कैसा क्षेत्र है, धंसा वाला क्षेत्र। इस धंसे वाले क्षेत्र को कहते हैं सन्नति। क्या कहते हैं, सन्नति, सिंक्लाइन। और इससे जो स्थल आकृति बनती है वो बनती है घाटी, अंग्रेजी में वैली और पीक। ठीक है, ये भौगोलिक भूगोल के कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं, फिजिकल ज्योग्राफी के। तो क्या होता है कि जैसे ये लघु हिमालय है, ये महान हिमालय है, तो इनके बीच में जो गैप्स हैं वो कम होंगे। तो यहां पर आपको संकरी घाटी मिलेगी। कैसी घाटियां मिलेंगी, संकरी घाटियां। लेकिन जो शिवालिक और लघु हिमालय है इसके बीच में आपको चौड़ी और विस्तृत घाटी मिलेगी। कैसी घाटी मिलेगी, चौड़ी और विस्तृत। मतलब इनकी चौड़ाई लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक चली जाएगी कहीं कहीं पर। और यहां ऊपर मुश्किल से मुश्किल 1 से लेकर के 5 किलोमीटर मैक्सिमम तक जाएगी। बहुत कम होगा कि 5 किलोमीटर तक की वैली बन जाए आपकी, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में ऐसी विस्तृत जो घाटियां हैं, और दूसरे तरीके से जैसे मैं ये मेरा लघु हिमालय जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना पहाड़ उत्तराखंड में, और ये जा रही है शिवालिक, और ये हो गया महान हिमालय। तो यहां गैप्स नहीं है बीच बीच में। यहां एक घाटी अगर यहां से शुरू हो रही है ना तो ये बहुत आगे तक जा रही है, लगभग 70 से 100 किलोमीटर आगे तक कोई दूसरा बीच में पहाड़ नहीं आ रहा है। तो ऐसी घाटियों को दून और द्वार घाटी बोला गया। ये चौड़ी चौड़ी लंबवत, ये लंबवत ऊर्ध्वाधर घाटी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल ऊर्ध्वाधर घाटी। ठीक है, तो आपने 2 कीवर्ड याद रखने यहां पर, विस्तृत, ठीक है, चौड़ाई में भी ज्यादा, लंबाई में भी ज्यादा, समतल, फ्लैट भी होगा, कहीं कहीं पर एकदम मैदानी जैसा होगा। ऐसी घाटियां जो है ये अब हमारी अगली स्थल आकृति है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ों के बीच में, देखो ये भी तो पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, अब इनके बीच बीच में जो जनसंख्या है, आबादी है, वो कहां है, घाटियों में ही तो है। लोग तो घाटियों में रहते हैं ना। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व तो अगर घाटी वाला क्षेत्र पूछेगा तो कौन सा क्षेत्र आएगा, दून और द्वार वाला क्षेत्र। क्लियर है, ये हमने पढ़ना है। यहां से शुरू करते हैं। 4 चीजें आपको दून द्वार के बारे में पढ़ना है। एक तो इनकी स्थिति, कहां पर स्थित है, दूसरा इनकी भौगोलिक विशेषता, तीसरा दून और द्वार शब्द में क्या अंतर है, और चौथा दून द्वार क्षेत्र का जलवायु। ये पूरा करेंगे आज, ठीक है, पूरा हो जाएगा। ये 7 बज गए, 7:10, क्या करना है बताओ। या कल ही करना है, फिर इसको कर ही देते हैं, जितना होगा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी स्थिति कहां पर है ये मैंने अभी डायग्राम में बता दिया ना। शिवालिक के उत्तर में है दून द्वार घाटियां, और लघु हिमालय के दक्षिण में। ये लघु हिमालय हो गया, ये शिवालिक हो गया, बीच में जो अवसाद जमा हो गए ये हो गया आपका दूनद्वार घाटी। तीसरी चीज, शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य स्थित है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत ही क्षैतिज और लंबवत चौरस घाटियां हैं। चौरस घाटी का मतलब क्या होता है, एकदम फ्लैट घाटी, एकदम फ्लैट। ठीक है, और यह घाटियां कौन कौन से जिले में, तो देहरादून में भी मिलेगा आपको, हरिद्वार में भी मिल जाएगा, पौड़ी में भी मिल जाएगा, और अल्मोड़ा क्षेत्र में भी मिल जाएगा। तो दून वाले तो देहरादून में हो गए, द्वार वाले आपके पौड़ी में हो गया और हरिद्वार में हो गया। जैसे कोट द्वार पौड़ी में, हरिद्वार तो हरिद्वार में ही है। और कोटली दून वगैरह, जैसे कोठी दून,
कोठी दून आपका अल्मोड़ा में हो गया। हर की दून उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में भी है वैसे, हर की दून उत्तरकाशी में हो गया। पछवा दून, परवा दून देहरादून में हो गया। ठीक है, पछवा दून, परवा दून, ये काठी दून नैनीताल के अंदर, अल्मोड़ा के अंदर हो गया। तो ऐसे आपको अभी मैं 6-7 दून और 2-3 द्वार करवाऊंगा, वो अभी मैं अलग कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले में करवाऊंगा मैं। मैप के हिसाब से आप देखोगे तो ये रजी दून वैली, ये हो गया आपकी शिवालिक की पहाड़ी यहाँ पर, और ये हो गया लघु हिमालय। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में चौड़ी चौड़ी घाटियां हो गई। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दून द्वार घाटियों की विशेषता। अब आप एक ये मैप देख रहे हो, देखो ये मैप देखो यहां पर, ठीक है, दिख रहे, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये शिवालिक है। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये लघु हिमालय है। ठीक है, ये घाटी दिख रही है इतनी लंबी, ये 25 किलोमीटर बाय 75 किलोमीटर लंबी, ये है आपका देहरादून। इधर है आपका हरिद्वार, ये है आपका कोटद्वार, ये वाला एरिया। ये देख रहे हो, ये चौड़े चौड़े, ये कौन सी नदी होगी बताओ? ये है यमुना। ये कौन सी नदी होगी? गंगा। ये कौन सी नदी होगी? ये कौन सी नदी होगी? शारदा। देख लो इसी में, गूगल मैप में, गूगल का इस्तेमाल करो। मैं करता रहता हूं, और उत्तराखंड में तो मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूं। आगे के कोर्सेज में आप देखते रहोगे, गूगल 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 का 3D मैप से ही मैं चीजें निकाल रहा हूं। और बीच बीच में मैं कोई टॉपिक वहां खत्म हो रहा है ना, तो जो गूगल अर्थ है उस पर भी मैं जूम वूम करके चीजें दिखा रहा हूं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाता है। तो अभी आप लोगों की शुरुआत हो रही है, वो हम बीच बीच में आगे करेंगे ये चीज। ठीक है, तो सब क्या है, ये लंबी घाटी, लंबी समझ गए कैसे? ऐसे लघु हिमालय और ये शिवालिक के समांतर जा रही है, पैरेलल जा रही दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इसके बीच में ऐसे, ये शिवालिक है, ये लघु हिमालय, इसके बीच में जो गैप है ऐसे जा रही है ऐसे। तो लंबी चौरस एवं क्षैतिज घाटियां हैं, मूलतः 70 से 80 किलोमीटर इनकी लंबाई है और 20 से 30 किलोमीटर इनकी चौड़ाई है। इन ये भूमि कांप निक्षेपण, भूमि कांप निक्षेपण का मतलब जब कोई जो नदियां होती है ना, तो जैसी नदियां पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आने लग जाती है ना, तो वो जो बड़े बड़े अवसादों का निक्षेपण करती है उसको भूमि कांप निक्षेपण कहते हैं। तो यहां पर गंगा और यमुना की जो नदियां हैं, या उस तरफ रांगबंगा, उन सब की नदियों के निक्षेपण से निर्मित क्षेत्र है। औसत ऊंचाई इसकी समुद्र तल से 350 से लेकर के 750 मीटर है। तो अब आप मेरे को बताओ, शिवालिक से ज्यादा हाइट होगी या इनकी कम होगी? हाइट कम है ना, क्योंकि ये घाटी है, घाटी नीचे होती है, पर्वत ऊपर तक जाता है। यह क्षेत्र बहुत ही गहन कृषि क्षेत्र है। गहन कृषि क्षेत्र क्यों होगा? एक तो समतल भूमि है, नदियां बहुत सारी आ रही हैं छोटी मोटी, ठीक है ना, और ऊपर से बारिश, शिवालिक अगल बगल में है तो बारिश भी इधर ठीक ठाक है, क्योंकि शिवालिक वाली बारिश का प्रभाव इस पर भी तो पड़ेगा ना। तो गहन कृषि क्षेत्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला क्षेत्र है, पॉपुलेशन डेंसिटी। यहां पर मैंने कुछ जिलों की पॉपुलेशन डेंसिटी डाल रखी है जो शिवालिक क्षेत्र, ये दूनद्वार क्षेत्र में प्रमुखतः है। ये मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि आगे हमने सेंसस यानी जनगणना पढ़ना है, वैसे भी 2011 वाला। तो ये जनघनत्व 2011 का है, जाहिर सी बात है मैं 2011 के हरिद्वार और देहरादून के जनघनत्व को करूंगा ना सर, मुझे ये लगता है कि ये डबल हो गया होगा। डबल क्या, देहरादून का तो मुझे लग रहा है 2.5-3 गुना बढ़ गया होगा 2011 और अभी की जनसंख्या, जनघनत्व, इतने लोग, इतने मकान बन गए। तो ये सेंसस 2011 का है। हरिद्वार का जनघनत्व सबसे ज्यादा है इनमें, किसका, कितना, 801 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में। दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर है, 639 व्यक्ति प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल में। और तीसरे नंबर पर देहरादून का जनघनत्व है 549 व्यक्ति, पी का मतलब पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर।
जनघनत्व कैसे निकालते हैं? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, एक किलोमीटर के अंदर कितनी कितनी दूरी पर इसमें कितने लोग रह रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हरिद्वार में 801 लोग रह रहे हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में देहरादून में आपके कितने लोग रह रहे हैं? 549। और ये बहुत तगड़े लेवल पर बन गया है सर 2011 के बाद, तो क्योंकि 11 का सेंसस है, अभी 15 साल हो चुके हैं, लगभग 14-15 साल। 11 में ही मैं भी देहरादून में बसा था, है ना। तो देहरादून में मैंने आ करके मैंने कितने 6 लोगों का घनत्व बढ़ा दिया यहाँ पर। एक तो मैं खुद, एक चल मेरी वाइफ तो पहली से थी देहरादून में, तो उसको मैं नहीं इंक्लूड करूंगा, 5 लोग। मेरे मम्मी पापा पहाड़ में रहते थे, उनको मैं यहाँ ले आया, और 2 मैंने अपने बच्चे नन्हे मुन्ने कर दिए, तो जन घनत्व हो गया जी 5 बढ़ा दिए मैंने, एक पहली से था। ठीक है, ये हो गया। आप लोगों जैसे अभी यहीं मकान बना रहे हो, आपका जन घनत्व भी यहीं आने वाला है सारा का सारा। पता नहीं कब आएगा ये नया सेंसस और क्या बम्बार्ड करके ये आंकड़ों में परिवर्तन देगा। उत्तराखंड के संदर्भ में तो बहुत तगड़े आंकड़े आएंगे। ठीक, कहाँ आया? आया होता तो हम अभी लगे होते। अभी चल रहा है, अभी थोड़ा छेड़छाड़ भी तो करेंगे। अंतर देखते हैं जरा, दून घाटी और द्वार में अंतर क्या है। वैसे तो देखो दून और द्वार घाटी है सिर्फ, ठीक है। बट जनरली क्या होता है कि जो द्वार होता है ना, वो आगे से थोड़े चौड़े होते हैं, वो लंबे नहीं है, वो लंबवत नहीं है फैलाव। जैसे देखो ये लघु हिमालय है, ये शिवालिक है, तो दून घाटी ऐसे चल रही है। और जो द्वार होगा ना, ये लघु हिमालय है, ये शिवालिक है, ये शिवालिक है, तो बीच में एक गैप होगा, चौड़ा सा गैप। यहां पर गैप नहीं है, देखो यहां बीच में गैप नहीं है। आप ऐसे ऐसे पहाड़ी रास्ते से ऐसे जा रहे हो यहां पर, तो यहां पर शिवालिक और इसके, शिवालिक और दून घाटी के बीच में गैप नहीं होंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, जो लघु हिमालय है, जो घाटी है और जो शिवालिक है, यहां शिवालिक के बीच में गैप होगा, तो ये भी एक घाटी मानी। तो इसको हम लोग द्वार बोल देते हैं और इस वाले को हम लोग दून बोल देते हैं। सर फर्क ये है, आप समझ रहे हो। जैसे 2 शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में चौड़ा सा क्षेत्र, अंदर फिर अंदर घाटी दिख रही है, तो वो द्वार हो गया। और आपको शिवालिक की पहाड़ी ऐसे पीछे, लघु हिमालय इधर इधर, ये सब पहाड़ी पहाड़ी ऐसे ट्रैवल कर रहा है, गैप नहीं है, तो लंबी पहाड़ी जा रही है, तो ये दून घाटी होगी। तो दून जनरली क्या है कि हमारे उत्तराखंड का जो पश्चिमी वाली जो घाटियां हैं, ऐसी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, उन लंबी चौड़ी पश्चिमी घाटी को दून घाटी बोल रहे हैं, और पूर्व की क्षेत्र की जो घाटियां उनको द्वार घाटी बोल रहे हैं। दून घाटी ज्यादा क्षैतिज है और ज्यादा अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, लंबी, ठीक है। और द्वार घाटी अधिक समतल है और चौड़ी है, ये चौड़ी घाटी है। जो शिवालिक के मध्य इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाती है। अब यहां पर उदाहरण के तौर पर देहरादून, देहरादून की लंबाई चौड़ाई भी लिख दी मैंने, क्योंकि राजधानी है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 75 किलोमीटर लंबा है। कहां से शुरू होता है देहरादून? आपका विकास नगर से शुरू होता है और ऋषिकेश तक जाएगा, जो देहरादून आएगा, जो दून के हिसाब से। तो 75 किलोमीटर, और चौड़ाई इसकी कितनी हो रही है? कहीं पर 24 किलोमीटर, तो कहीं पर 32 किलोमीटर तक जा रहा है, ठीक है। दूसरा है चंद्रदून, उत्तरकाशी का चंद्रदून। तीसरा हर की दून, उत्तरकाशी में पड़ता है। पछुआ दून देहरादून का इलाका है, ये जो इस तरफ का सहसदारा वैसदारा साइड का। कोठारी दून पौड़ी में पड़ता है, ठीक है। और चौखम दून ये भी पौड़ी में पड़ता है। पतली दून नैनीताल में पड़ता है। कोटा दून नैनीताल में पड़ता है। नंधौर दून, नंधौर राष्ट्रीय उद्यान भी था, ठीक है, ये नैनीताल में पड़ता है। और पूर्वादून, पूर्वादून देहरादून में, मैं स्किप कर गया था तो मैंने यहां नीचे लिख दिया इसको। ये दून आपको याद करने पड़ेंगे। आप चाहो तो साइड में कुछ नहीं कर सकते हो, आपने ऐसे मैप बनाना है, सारे जिले लगा दो। जैसे ये देहरादून लगा दिया, ये उत्तरकाशी लगा दिया, ये हरिद्वार लगा दिया, ये पौड़ी लगा दिया, ये उधम सिंह नगर है, ये अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया। इस तरीके से आप इन 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 जगह पर अपनी रफ कॉपी के अंदर इनको मार्क कर सकते हैं मैप के हिसाब से। कोई जरूरी नहीं है कि स्पष्टता ही होनी चाहिए कि वहीं पर है, मगर एक अपने रिवीजन के लिए ये काम में आ जाता है। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र जो कोट दूर है, द्वार है, इनको हिमालय का द्वार भी बोलते हैं, या इनको घाटियों का
द्वार भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कैसे बन रहा है, देखो ये शिवालिक जा रहा है, ये शिवालिक जा रहा है, ये लघु हिमालय जा रहा है, तो ये रास्ता बन रहा है यहां से ऐसे, ठीक है। और जो दून घाटियां हैं वो ऐसे हैं और ऐसे हैं, उनमें बीच में गैप नहीं है, कट नहीं है, ये कट वाला क्षेत्र है। तो उदाहरण हो गया इसका हरिद्वार, कोटद्वार और द्वारकोट। अच्छा, हरिद्वार कौन से जिले में आएगा, हरिद्वार में ही आएगा। कोटद्वार कौन से जिले में आएगा, पौड़ी में आएगा। और द्वारकोट कहां पर आएगा, अल्मोड़ा। ध्यान देना, जो बहुत कम सुना हुआ है वही पेपर का सवाल है। आपको कभी कभी इनका क्रम लगा सकता है, पश्चिम से पूर्व लगा दीजिए या पूर्व से पश्चिम लगा दीजिए, ऐसा। तो वो आपको जिले के हिसाब से लगाना है, ज्यादा दुख भी नहीं लेना है, जिले के हिसाब से चीजें आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे पश्चिम में देहरादून आ गया, फिर आपका हरिद्वार आ गया, फिर ये आपका पौड़ी गढ़वाल आ गया, उसके बाद नैनीताल आ गया, उसके बाद चंपावत आ गया, ऐसे करके जाएगा। लिख लिया, दून द्वार में अंतर छूट गया। कौन सा वाला, कोठारी दून और चौखम दून पौड़ी में, बिल्कुल। और ये कई कई जगह ना, सिर्फ पता है पौड़ी में भी कब पता लगता है, जब कोई रजिस्ट्री कराएगा ना वहां पे, तो रजिस्ट्री में जो पटवारी क्षेत्र होगा ना उसमें आता है ये, वरना वो पता ही नहीं चलता है कि कहां पर है क्या है। आपको देहरादून में परवा दून, पचवा दून, ये सब नहीं पता लग पाएगा। मैंने सबसे ज्यादा ये देखे हुए वो जमीन के कागज में, जब बीच में प्रॉपर्टी का भी चल रहा था हिसाब किताब, तब मैं देखता था, अच्छा ये जगह यहाँ है, पचवा दून यहाँ पड़ता है, परवा दून यहाँ पड़ता है। कोटा, हाँ कोटा, कोटा दून, नंदौर दून, पूर्वा दून। पूर्वा की जगह कहीं कहीं पर परवा दून भी लिखा होगा। हम्म? पूर्वा ये इस तरफ वाला एरिया, ये आपका कौन सा है, भानिया क्या पड़ता है ये, अरे भानिया वाला नहीं, ये अरे यार शराब फैक्ट्री वगैरह वाला जो एरिया है, हाँ उस तरफ वाला, उधर से आपकी तरफ वाला जो बेल्ट है। कुछ तो मेरे को खुद भी जमीन पर नहीं पता होंगे कि कहां पर है, पर हाँ है, सुने हुए कि ये है। कहां तक जाएंगे, लिख लिया। है, पूछता है, आप देखो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, कभी कभी पूछ लेता है। पर देखो कुछ चीजें पूछेगा वो, पूछ आगे कुछ चीजें पूछ चुका है, कुछ चीजें आगे पूछेगा, क्योंकि पेपर अब धीरे धीरे टफ बनता जाएगा ना। ये तो हमें पता है ना कि उत्तराखंड का कोर सीमित है, तो क्वेश्चन टफ 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 आएगा जरूर। जो मेरिट बनाने, देखो 50 में से 35 हर कोई सॉल्व कर रहा होगा उत्तराखंड में, पर उस 35 के अगले 5 पे 5 क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाएगा। उस 40 के बाद वाले 5 और उस 45 के 5 वाला, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब इतना भी दिन वाली बात हो जाएगी। बस वही है, उन्हीं क्वेश्चंस के फाइट है। फिर आपने मेन चीजें यूज करना है, ये नॉलेज आपने मेंस के लिए भी करना है। प्री तो हो जाएगा, मेंस के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे इनको, क्योंकि मेंस में जितना आप यूज करोगे, पेपर चेक करने वाले को फैक्चुअल शब्द, नाम, नूम, जगह ये अच्छा लगेगा देखने में। नहीं तो आदमी जनरल आंसर लिख रहा होगा। अगर आपके पास दून द्वार के ऊपर वो बोल देगा 25 शब्द लिखो या क्या लिखो, अंतर नहीं होगा, स्पष्टता से अंतर नहीं। मैं आपको बता रहा हूं 99% लोगों को दून द्वार में अंतर नहीं पता है। वो जितना सिमिलैरिटी के लिए है वो शुरू में बता दिया। मैक्सिमम लोग दून द्वार को एक ही चीज बोलेंगे कि घाटी है, लेकिन एक छोटा सा बारीक अंतर भी है इसके अंदर, वो ये वाला अंतर है। ये यहां पर वो आदमी दूसरे से क्या हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। दूनद्वार घाटी का जलवायु देखते हैं। तो आप लोग देहरादून में रहते हैं तो आपको तो जलवायु पता ही होगा। औसत तापमान ग्रीष्म काल में लगभग लगभग वही शिवालिक वाला जलवायु है, 29 डिग्री सेल्सियस से 33, और शीतकालीन में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस। वर्षा यहाँ पर भी 200 से 250 सेंटीमीटर है, इसलिए ये क्षेत्र भी कृषि के लिए उपयोगी है। हालांकि जो दूनद्वार के कई सारे क्षेत्रों में भाबर भी टच होता है, तो जो भाबर वाला एरिया होगा वहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कृषि की। यह है आपका भौगोलिक संरचना में
दून घाटी तक। अब इसके बाद आपका लघु हिमालय रह गया। अब लघु हिमालय जैसी आएगा तो आपका जो कंटेंट है वो और बढ़ जाएगा। उसके बाद महान हिमालय आएगा तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, वहां पर चोटियां वोटियां वगैरह ये सब है और वो आगे रिपीट होनी है। ट्रांस हिमालय में कुछ खास है नहीं, तो 2 क्षेत्र और आपने पढ़ने।